आप ईमानदारी के साथ अपना पढ़ाई कीजिए। आप ये मत देखिए आप कितने घंटे पढ़ रहे हैं, जो आमतौर पे होता है। आप बस ये आप जगते हैं और जब तक सोते नहीं हैं तब तक आप पढ़ाई करते रहिए। ये फूल हमें कोई विरासत में मिले हैं, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा, और खत ऐसा लिखा है नगीने जड़े हैं जिन हाथों ने कभी कोई जेवर नहीं देखा। बीच बीच में आप ज़रूर ब्रेक लेंगे, जो कि स्वाभाविक सी बात है, और अपने आप से ऑनेस्ट रहिए कि आपको इंटरनल आपका कॉन्साइंस आपको कहना चाहिए आप अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, और ये हर किसी को बता देता है। आप किसी को दिखाने के लिए पढ़ेंगे तो आपको अंदर से आवाज़ आएगी कि नहीं यार आप गलत कर रहे हैं। आज हमारे साथ साल 2019 के बैच के आईपीएस अफसर विनोद कुमार मीना जी हैं, जिनके बारे में हम जानते हैं किस तरीके से उनका आईपीएस बनने का सफ़र तय किया उन्होंने और क्या शुरू से ठान रखा था। सर, एबीपी न्यूज़ पे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, किस तरीके से ये सफ़र आपका शुरू हुआ और आज आप जिस मुकाम पे हैं तो किस प्रकार की आपकी संघर्ष की कहानी है? ग्रेजुएशन से ही हमने डिसाइड किया था कि सिविल सर्विसेज के अंदर जाना है। तब हमको इतना सर्विस वाइज इतना पता नहीं होता था, बस 3 सर्विस का पता रहता था, आईएएस, आईपीएस और आईआरएस, आईटी। इसके बाद हमने तैयारी करी। कॉलेज में हमको प्लेसमेंट भी हुआ था एचपीसीएल कंपनी के अंदर, बट हमने वो प्लेसमेंट नहीं लिया था। उसके बाद फिर हमने तैयारी करके दिल्ली में रह के तैयारी करी थी। उसके बाद जब हमारा सिलेक्शन हुआ तब जाके हमें आईपीएस सर्विस, जो हमारी सेकंड प्रेफरेंस थी, वो हमको आईपीएस सर्विस मिली। तो सर्विस में आने के बाद हमको पता चला कि इसमें कितनी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं, कितना काम रहता है, कितनी पॉसिबिलिटी रहती हैं। आप जो चाहते हैं, जो आप एक्सपेक्ट करते हैं एज एन ऑफिसर कि कुछ कर सके, जो हम हमेशा तैयारी के समय सोचते हैं कि शायद कुछ ऐसा काम करें कि हम सोसाइटी के लिए कुछ कर सकें, सर्व कर सकें, तो पॉसिबिलिटी इसमें बहुत ज़्यादा थी। तो उसी के तहत फिर जब हमारा सिलेक्शन हुआ तो हम काफ़ी ठीक है, लाइफ काफ़ी चेंज हुई और आज हम इस मौके पयान पे हैं। तो सर, स्कूली शिक्षा आपकी कहाँ से हुई और कहाँ से आपका सफ़र तय हुआ? चूँकि आपने ग्रेजुएशन में सोचा था, स्कूल के समय क्या आपके माइंड में चलता था सर? स्कूल के समय पे इतना ज़्यादा नहीं था। जैसे हमारे घर वाले थे वो इस चीज़ में बिलीव करते थे कि ठीक है, अभी आपका जो समय है हर चीज़ समय के अनुसार होनी चाहिए, समय के अनुरूप होनी चाहिए। तो उस समय हमारा पढ़ाई खेल कूद में ज़्यादा मन रहता था। तो जैसे हम बैडमिंटन भी खेले हैं, तो बैडमिंटन मैं काफ़ी अच्छे लेवल तक खेला हूँ, तो बैडमिंटन में खेलता था। तो इस तरीके से घर वाले हर चीज़ में हमको सपोर्ट किया करते थे। तो स्पोर्ट्स हो गया, पढ़ाई लिखाई हो गई। फिर जब हम कॉलेज में गए तो कॉलेज में भी घर वालों का ऐसा कोई दबाव नहीं था हमारे ऊपर कि आप फर्स्ट ईयर से ही पढ़ना शुरू कर दें या सेकेंड ईयर से ही पढ़ना शुरू कर दें। तो हमने अपनी कॉलेज लाइफ भी अच्छे से करी। देन उसके बाद फिर ख्याल आया, कॉलेज में जब हम गए तब हमें समझ में आया कि हमें अपना करियर क्या चुनना चाहिए। तो बस लोगों से बातचीत करके, घर वालों से भी बातचीत करके तब हमको लगा कि शायद हम यूपीएससी करना चाहते हैं। तो कॉलेज से हमने डिसाइड किया। फिर कॉलेज में ग्रेजुएट होने के बाद फिर हमने प्रिपरेशन स्टार्ट की। स्कूल सर कहाँ से, आपने पूरी शिक्षा कहाँ से रही आपकी? स्कूलिंग मेरी केंद्रीय विद्यालय नंबर 3 ओएनजीसी सूरत, गुजरात, वहाँ से हमारी स्कूलिंग हुई। उसके बाद 12th क्लास तक हम केंद्रीय विद्यालय में ही पढ़े। उसके बाद ग्रेजुएशन फिर एनआईटी कुरुक्षेत्र हरियाणा से मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया। देन उसके बाद प्रिपरेशन की। बैडमिंटन में सर कहाँ तक आपने सफलता अर्जित की? केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा स्पोर्ट्स मीट हमेशा ऑर्गेनाइज कराई जाती है, तो उसमें मैं नेशनल्स में ब्रॉन्ज मेडल मैंने जीता था स्पोर्ट्स मीट के अंदर। सर, परिवार में कोई दबाव नहीं था, उसके बाद आप में ललक थी? आमतौर पर जो माता पिता अपने बच्चों को आईएएस आईपीएस बनाना चाहते हैं, लेकिन आपकी खुद की इच्छा थी, तो कितने अटेम्प्ट आपको सर सफलता में लगे हैं? नहीं, हाँ, मतलब घर वालों की तरफ से दबाव नहीं था। घर वालों की तरफ से यही था कि ठीक है आप कीजिए। तो मुझे 3rd अटैम्प्ट लगा इसको क्लियर करने के अंदर। 3 साल मेरे गए, उसके बाद मेरा क्लियर हुआ। तो एज सच घर वालों की तरफ से कभी कोई दबाव नहीं आया। वो हमेशा मोटिवेट ही करते थे मुझे कि ठीक है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, अच्छे से मेहनत कीजिए, आगे चल के आप ज़रूर करेंगे। तो बस घर वालों की तरफ से कभी प्रेशर नहीं रहा, हमेशा मोटिवेशन रहा। तो इस प्रकार हुआ। सर, क्या आप जो अभी कई ऐसे सफल आपकी तरह सफल अधिकारी बन जाते हैं, कई लोग सफल नहीं हो पाते, तो उनके लिए क्या, किस प्रकार का आप संदेश एक देना चाहेंगे सर? नहीं, जैसे मेरी सर्विस अभी बहुत ही कम हुई है, मुझे शायद 1 साल होने को है, तो अभी मेरा इस पर टिप्पणी करना उचित नहीं रहेगा। सभी मेरे ख्याल में अपने अपने लेवल पे अच्छा करने का प्रयास करते हैं। सभी के समक्ष कुछ परिस्थितियाँ होती हैं जिनको उन्हें फेस करना पड़ता है, तो बस वही है। तो सभी अपनी तरफ से अच्छा करने का प्रयास करते हैं। अभी मेरा कार्यकाल बहुत कम हुआ है,
तो अभी मैं कुछ टिप्पणी नहीं कर सकता इस विषय पे। सर क्या क्या सब्जेक्ट आपके रहे थे जिसमें आपको ज़्यादा पढ़ाई करने में ज़्यादा अच्छी सुविधा रही? मेरा ऑप्शनल पॉलिटिकल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था, लोक प्रशासन, वो मेरा ऑप्शनल था यूपीएससी के लिए। उसके अलावा जो सबके कॉमन सब्जेक्ट्स होते हैं जीएस वो थे, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मेरा सब्जेक्ट था। सर पहले और दूसरे जो अटेम्प्ट है उसमें नहीं हो पाया था, तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगा था कि काफ़ी टफ है या सफलता नहीं मिल पाएगी? हाँ नहीं, टफ़ तो है, डेफिनेटली टफ़ है, लेकिन धीरे धीरे जब फर्स्ट सेकंड थर्ड अटैम्प्ट में मेरा जब सिलेक्शन नहीं हुआ तो वही था कि इस परीक्षा के अंदर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ रहती है कि आप अपने आप से ऑनेस्ट होने चाहिए। आप ईमानदारी के साथ अपना पढ़ाई कीजिए। आप ये मत देखिए आप कितने घंटे पढ़ रहे हैं, जो आमतौर पे होता है। आप बस ये आप जगते हैं और जब तक सोते नहीं हैं तब तक आप पढ़ाई करते रहिए। बीच बीच में आप ज़रूर ब्रेक लेंगे, जो कि स्वाभाविक सी बात है। और अपने आप से ऑनेस्ट रहिए कि आपको इंटरनल आपका कॉन्साइंस आपको कहना चाहिए आप अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, और ये हर किसी को बता देता है। आप किसी को दिखाने के लिए पढ़ेंगे तो आपको अंदर से आवाज़ आएगी कि नहीं यार आप गलत कर रहे हैं। अगर आप अंदर इंटरनल सेटिस्फाइड हैं और मन लगा के पढ़ रहे हैं तो आप फेल भी होंगे तो आप ज़रूर उससे सीखेंगे। जैसे हम 2-3 बार फेल हुए तो हमने सीखा कि हम कहाँ गलती कर रहे थे, क्या चीज़ हमसे सही नहीं हो रही थी, तो हमने उस पर सुधार किया। और उसके बाद डेफिनेटली अगर आप ऑनेस्ट हैं तो देर से ही सही बट आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। सर आमतौर पर जो अफसर रहते हैं उनके ही बच्चे अफसर रहते हैं। आपके परिवार में कोई आईपीएस आईएएस रहा हो सर? नहीं, मेरे परिवार सारा हम्बल बैकग्राउंड से। मेरे पिताजी ओएनजीसी के अंदर जॉब करते हैं और मेरे भाई भी एक एनटीपीसी में जॉब करते हैं, एक रेलवेज़ में है। तो ऐसा कोई सिविल सर्वेंट वाला बैकग्राउंड नहीं था। सर सबसे ज़्यादा आपको मोटिवेशन कहाँ से मिला परिवार में? मोटिवेशन सबसे ज़्यादा मुझे अपनी मदर से मिलता है, क्योंकि जो हमारी मदर है वो उन्होंने पढ़ाई नहीं करी इतनी ज़्यादा, तो उसके बावजूद भी वो हमको पढ़ाती थी। उनका एक ही टॉपिक रहता था इस तरीके से कि उनको ज़्यादा पता नहीं रहता था, बट पापा कुछ टारगेट दे के चले जाते थे घर के अंदर कि ये 11 बजे से पहले नहीं सोएगा, 12 बजे से पहले नहीं सोएगा। तो हम चाहे पढ़े या नहीं पढ़े, लेकिन मदर इंश्योर करती थी कि हम 12-11 बजे तक जगे रहें। तो फिर ऐसा हमेशा चलता आता रहता था। फिर हम मदर को देखते थे, हमेशा उन्होंने कितना कुछ सेक्रीफाइस भी किया है, मतलब हमारे लिए काफ़ी मेहनत करी, हमें पढ़ाती थी, सब कुछ करती थी मदर। तो फादर मदर ही हमारे इंस्पिरेशन रहे हैं, और वो नेचुरल सी बात है, हर बच्चे के इंस्पिरेशन फादर मदर ही रहते हैं इनिशियल तौर पे। तो बस हमें था कि नहीं ठीक है, जब पेरेंट्स ने इतना कुछ हमारे लिए किया है, जो समझ आई जब हमारे अंदर, उन्होंने तो कभी हमें बताया नहीं, बट हमारे अंदर खुद समझ आई जब पेरेंट्स ने इतना सब कुछ किया है तो हम भी करते हैं। और जब उसके बाद जो एम था जो हमारा, वो हमारे खुद इंटरनल से भी जुड़ गया कि हमको भी था कि नहीं पेरेंट्स तो चलो ठीक है, हमें भी करना है, तो ठीक है, उस हिसाब से हमने किया। सर कितने घंटे आपने जो ठान लिया था कि सिविल सर्विसेज में जाना, तो कितने घंटे आप डेली पढ़ाई करते थे जब शुरू के 2 अटेम्प्ट और बाद का जो है जिसमें आपने सफलता अर्जित की? देखिए मैं कभी गिनता नहीं था, मुझे हमेशा से ये सही नहीं लगता था कि मैं, जैसे हर कोई बताते कि मैं 12 घंटे पढ़ता था या 14 घंटे पढ़ता था, मैं कभी उस चीज़ में विश्वास नहीं रखता था। मेरा एक ही मापदंड रहता था कि आप इंटरनली सेटिस्फाइड होने चाहिए। आप जगे तब से पढ़ाई स्टार्ट कीजिए, आप जब तक सोते नहीं है तब तक पढ़िए। बीच में आप स्वाभाविक सी बात है ब्रेक लेंगे, खाने पीने का, फ्रेश होने का, नहाने का। कभी कभी हो सकता है एक पूरा दिन आपका पढ़ने की इच्छा ना करे, ठीक है कोई बात नहीं, मैं नहीं पढ़ता था पूरा दिन, मैं मूवीज़ देखना या दोस्तों के साथ बाहर चला जाया करता था, बट नेक्स्ट डे से स्टार्ट करता था। तो मैं कभी ऐसे घंटे मैंने नहीं गिने, बट हमेशा यही रहता था कि जितना समय है, और इंटरनली मैं हमेशा सेटिस्फाइड रहता था अपने आप से। तो मेरे लिए वही सबसे बड़ा मापदंड था अपनी पढ़ाई के घंटे कैलकुलेट करने के लिए। सर पहले 2 अटेम्प्ट में कोई आपके साथी निकल गए हों और आप रह गए हों, फिर उसके बाद आपने तैयारी, ऐसा कोई इंसिडेंस हुआ? हाँ, हमारे साथ जो तैयारी करते थे, हमसे पहले सेलेक्ट हो गए थे वो, डेफिनेटली हमसे पहले तैयारी कर रहे थे वो, तो उनसे हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला कि तैयारी में जो चेंजेस क्या करने हैं हमको, क्योंकि हमने देखा कि यार वो हमारे साथ ही स्टार्ट किया, उन्होंने हमसे पहले सेलेक्ट हो गए, तो हम यही देखते थे कि उसने ऐसा क्या चेंज किया। बाकी वो भी कोऑपरेटिव रहते थे, वो भी बताते थे, बट ऐसा है कि इंसान खुद की गलतियों से ज़्यादा सीखता है बेहतर, ना कि कोई उसे बताए। तो हम फेल हुए, 2-3 बार फेल हुए, लेकिन उसके बाद जब हम सीखे, हमने अपने दोस्तों जो सेलेक्ट हुए उनमें देखा कि वो क्या चीज़ डिफरेंट करते थे, तो उस बेसिस पे हमने भी किया, तो हम सेलेक्ट हुए। तो सर क्या लगता है, अभी तो आपकी सर्विस का 1 ही साल हुआ है, लगभग 10 करोड़ रुपए का आपने जो माफियाओं को उसको नुकसान पहुंचाया, तो क्या टारगेट लगता है सर कि पूरी लाइफ में तो बड़ा आपका लंबा टास्क होगा सर? नहीं, ये सरकार का चलाया हुआ एंटी माफिया अभियान है। मध्य प्रदेश सरकार ने चलाया है कि जो भी इस तरीके की अवैध गतिविधि करते हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई के हमें आदेश होते हैं। उसी बिना पर आईपीएल सट्टा जब चल रहा था तब शासन द्वारा एक अभियान चलाया गया था कि इस तरीके की जो भी गतिविधि में संलिप्त है तो उन्हें पकड़ा जाए। तो हमने फिर एक डेडिकेटेड टीम बनाई, क्राइम की टीम,
तो उसके थ्रू हमने काफ़ी लोगों को चिन्हित किया इन प्रकरणों में कि ये लोग नामचीन लोग हैं जो इस तरीके की अवैध गतिविधि करते हैं। हाँ, उन्हें पकड़ना एट टाइम्स बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा था हमें, क्योंकि वो काफ़ी टेक्नोलॉजी का भी उपयोग किया करते थे और पुलिस से बचते हुए आ रहे थे। बट एक डेडिकेटेड टीम के तहत हमने उनको चिन्हित करके पकड़ा। उसके बाद हमने उनके खिलाफ़ कार्रवाई करी। उनके पास से हमें फ़र्जी, जो हमने इन्वेस्टिगेशन हुई तो हमें पता चला कि ये फ़र्जी सिमों का भी उपयोग करते हैं काफ़ी मात्रा में। और तो इसी के तहत हमने डिफरेंट आईपीसी की जो सेक्शन है और जो जुआ अधिनियम है उसके तहत इनके खिलाफ़ कार्रवाई की है, और कार्रवाई भविष्य में भी जारी रहेगी इस प्रकार की। सर, आपको नहीं लगता है कि एक आईएएस बनना ज़्यादा अच्छा रहता है आईपीएस की तुलना में, या आईपीएस आपका एम था कि शुरू से कि आईपीएस ही बनेंगे? नहीं, ये सवाल हमसे यूपीएससी के इंटरव्यू में भी किया गया था कि जब हमने दूसरी मर्तबा इंटरव्यू दिया था, जब हम सेलेक्ट हो गए थे आईपीएस में, तो हमने वापस पेपर दिया था एकेडमी में ट्रेनिंग शुरू होने से पहले। तो हमें इंटरव्यू कॉल आया था, तो जब हमने यही जवाब दिया था कि जब हम गए थे आईपीएस की ट्रेनिंग में, तो जो ट्रेनिंग थी वो इतनी ज़बरदस्त ट्रेनिंग होती है आईपीएस की कि उसने हमें फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली हर लेवल पे हमको चेंज किया। और उसके बाद फिर जब हम सर्विस के अंदर डिस्ट्रिक्ट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हुआ हमारा, तब हमने सर्विस को देखा कि इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो जब हमसे ये सवाल किया गया तो हमारा सिर्फ यही जवाब था कि देखिए, आईएएस लॉ डेवलपमेंट के प्रभारी होते हैं और ओवरऑल सभी प्रभारी होते हैं, और आईपीएस लॉ एंड ऑर्डर के प्रभारी होते हैं। तो दोनों ही, डेवलपमेंट और विकास बिना लॉ एंड ऑर्डर के सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है। जहाँ पे पीस होता है, शांति होती है, वहीं पे विकास भी होता है। तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जो हमारी समझ थी जब हमने ट्रेनिंग की, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और दोनों एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन और समन्वय के साथ कार्य करेंगे तो डिस्ट्रिक्ट बहुत अच्छा चलता है और डिस्ट्रिक्ट बहुत अच्छा चलेगा भी। तो इसीलिए उसके बाद हमें कभी जब हमने स्टार्ट किया था तो हमारा ऑब्वियसली चॉइस थी आईएएस आईपीएस, लेकिन आईपीएस में आने के बाद और सर्विस को जानने के बाद, पॉसिबिलिटी जानने के बाद, कभी हमारा मन नहीं हुआ कि हम वापस एग्ज़ाम को लिखें या वापस सर्विस चेंज करें। भाग दौड़ ज़्यादा रहती है सर, इसमें कोई ड्यूटी का समय नहीं रहता। जो आईएएस रहते हैं उनका सब फिक्स रहता है, तो इतनी मेहनत करने के बाद फिर वापस से वही दौड़ भाग। नहीं, ये एक्चुअली ये सब में अच्छी विशेषता जो हमें आईपीएस की लगती है वही विशेषता लगती है कि ये 24/7 आपका जॉब है, 365 डेज़ आपका जॉब है, आउटडोर आपका जॉब है, आप हमेशा फील्ड में रहते हैं। तो जो आमतौर पे जो लगता है कि आईपीएस बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, हमेशा फील्ड पे रहते हैं, तो हमें एज अ पर्सनल लेवल पे हमें वही चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है कि हम हमेशा, कोई भी रात में हमको फ़ोन कर देता है 12 बजे 1 बजे, कोई भी व्यक्ति अगर पीड़ा में है तो सबसे पहले वो पुलिस को याद करता है, हमको फ़ोन लगाता है, और हम उसकी किसी भी तरीके से अगर मदद कर सकते हैं तो हमारे लिए बहुत संतुष्टि वाली बात होती है। ठीक है, कोई व्यक्ति बहुत ही निचले स्तर का भी होता है, छोटी मोटी बातों के लिए भी हमको फ़ोन करता है, तो हमारी समझ ये कहती है कि कोई व्यक्ति अगर रात के 1 बजे आपको फ़ोन लगा रहा है, मतलब आप उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आदमी हैं और उसने पूरी सबको छोड़ के आपको सोचा कि शायद ये हमारी मदद कर पाएँ। तो जब हम ऐसा कुछ कार्य करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो ये सारी चीज़ें हमारे जहन में नहीं आती हैं कि आईपीएस का वर्किंग आवर ज़्यादा, उल्टा हुआ हमें अच्छा लगता है। सर, तीसरी बार जब सफलता मिली, सबसे पहले आपने किसको खबर दी थी सर? सर, हम घर पे थे उस टाइम पे क्योंकि काफ़ी समय हो गया था, तो हम दूसरे नौकरी की भी तलाश कर रहे थे। तो हमें याद है कि उस टाइम पे हमारा पंजाब नेशनल बैंक के अंदर एज अ प्रोविजनरी ऑफिसर सिलेक्शन हो गया था। तो ये 4 अप्रैल की बात है। तो हमें लखनऊ गोमती नगर के अंदर पोस्टिंग मिली थी, तो हम जाने के लिए हमने सारी तैयारी कर ली थी और पूरी पैकिंग भी हो गई थी। अगले 5 तारीख को हमको निकलना था। तो 4 तारीख को हम घर ही थे अहमदाबाद के अंदर। तो पापा आए थे जॉब करके। पापा ने ऐसे ही पूछा कि यार तुम्हारा रिज़ल्ट आने वाला था, अभी तक आया नहीं। तो हमने पापा को कहा कि हाँ पापा, आने तो वाला था, देखते हैं। तो हमने देखा तो रिज़ल्ट आ गया था। तो हमने चुपके से देखा कि हमको लगा शायद और तरीके से हम कहीं फेल ना हो गए हों पहले की तरह। तो हमारा नाम था उसके अंदर। तो हमने सबसे पहले पापा और मम्मी को ही बताया, वही हमारे साथ घर पे थे। तो सर, बेसिकली आप गुजरात, पूरी फैमिली गुजराती रहती है, गुजरात से ही आप? हाँ, बेसिकली मैं राजस्थान करौली डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ, बट चूँकि पापा की जॉब ओएनजीसी में थी तो हम हमेशा से गुजरात में ही पले बड़े। हमारी ग्रूमिंग, ग्रोथ सब कुछ गुजरात में हुआ। ग्रेजुएशन के समय मैं हरियाणा चला गया, बट बेसिकली मैं करौली राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। ये फूल हमें कोई विरासत में मिले हैं, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा, और खत ऐसा लिखा है, नगीने जड़े हैं जिन हाथों ने कभी कोई जेवर नहीं देखा। विक्रम सिंह जाट, एबीपी न्यूज़, उज्जैन।